हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स वो चैनल है जो आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मतलब बच्चा कोई भी क्लास में हो, ठीक है, उसको कुछ भी पढ़ना हो, चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी फेमस ऑथर हो, उनकी बुक्स हो, ठीक है, सबका सॉल्यूशन आपको यहां पर बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो उसके बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही चैनल है जहां पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। चलो, तो अब हम यहां पर शुरू करने वाले हैं आज आपके क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे इस एग्जाम्पलर क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आपका आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और फिर आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेके। तो करें शुरू, चलें, ध्यान देना आप लोग। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। मतलब एक पर्सन है जो 2 मीटर के बाद नहीं देख पा रहा है। यार, नॉर्मल आई जो होता है वो तो इंफिनिटी तक देख पाता है, लेकिन ये 2 मीटर के बाद नहीं देख पा रहा। मतलब इस पर्सन का जो दूर का पॉइंट है वो 2 मीटर हो गया है। नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो कितना होता है? इंफिनिटी। ओके, मतलब इसको दूर का देखने में दिक्कत होती है ना। इसका मतलब इसको मायोपिया हो गया है। ठीक है, मायोपिक पर्सन जो होते हैं ना, उनको दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, ओके। अब इनको क्योर करने के लिए उनको कौन सा लेंस देना पड़ता है? आपने पढ़ा होगा, वो उसको देना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो सवाल में क्या पूछता है? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। मतलब इस बीमारी को करेक्ट करने के लिए आप कौन से, मतलब कितने पावर का लेंस प्रोवाइड करोगे? तो पहली बात तो ये कि यहां पर उसको लेंस देना होगा कॉनकेव। ठीक है, अब अगर कॉनकेव लेंस देना है तो यहां पर पावर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें तो ये पॉजिटिव वाले तो वैसे रिजेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। हमें उसको लेंस ऐसा देना है ताकि वो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को भी देख ले, है कि नहीं? मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे हम? इंफिनिटी लेंगे। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस क्या लेंगे? उस मायोपिक पर्सन का फार पॉइंट, दैट इज 2 मीटर। क्यों ऐसा? मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये जो आपका कॉनकेव लेंस है, उसका काम क्या रहेगा कि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इस आई लेंस के फार पॉइंट पे बना दे। क्योंकि देखो, जो आई लेंस है ना, वो कहां तक कंफर्टेबल है? 2 मीटर तक। तो अगर कोई उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को 2 मीटर तक लेके आ जाए तो ये देख लेगा ना उसको। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव लेंस हम दे रहे हैं उसको, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इसके फार पॉइंट पर बना दे ताकि ये उसको देख ले, है कि नहीं? मतलब कॉनकेव लेंस की जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी और वो उसको कंफर्टेबली देख पाएगा। हाँ या ना? ठीक है, ओके। मतलब कॉनकेव लेंस को इमेज बनानी है किसके फार पॉइंट पे? मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट पे। ठीक है, और कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज? जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? u की वैल्यू लेंगे माइनस इंफिनिटी। u की वैल्यू इंफिनिटी होगी ना, लेकिन माइनस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ओके, अब बताओ, इसको उस
कॉन्केव लेंस को इमेज कहां पर बनवानी है? इसके फार पॉइंट पर, मतलब 2 मीटर पे। ओके, और कॉन्केव लेंस बनाता है हमेशा वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज बनाता है मतलब सेम साइड में इमेज बनाएगा, मतलब यहां पर इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी नेगेटिव लेंगे ना हम लोग। वर्चुअल इमेज जो होती है वो नेगेटिव में होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो v की वैल्यू हम क्या लेंगे? -2 मीटर, है कि नहीं? ओके, तो आपको u पता है, v पता है, और आप यहां पर फोकल लेंथ निकालोगे, फिर उनका रेसिप्रोकल करके क्या निकाल लोगे? पावर। देखो आओ, तो लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब देखो 1/v मतलब -2 माइनस 1/u, u इज माइनस इंफिनिटी। तो यहां देखो 1/f इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 0 बाय एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0, ये हो गया -1/2 इक्वल टू 1/f। और आपको पता है क्या, 1/f को ही हम क्या बोलते हैं? पावर, क्योंकि ये वैल्यूज किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो यहां पर हम p इक्वल टू 1/f बोल सकते हैं। तो बताओ, यहां से डायरेक्टली अपन को पावर मिल रहा है, बताओ कितना होगा? p इज इक्वल टू -1/2 मतलब -0.5 डायोप्टर होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल आंसर, -0.5 डायोप्टर, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलें तो इसको आप लोग कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलो आप देखते हैं हम लोग यहां पर आगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ध्यान से। अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। मतलब वो दूर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो देख रहा है आराम से। ठीक है, लास्ट बेंच पे बैठ के वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उसको आराम से पढ़ लेता है वो, लेकिन उसके सामने जो किताब है उसके पास, उसको वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है कि नहीं? इसका मतलब वो पास का सही से नहीं देख पा रहा ना, दूर का देख पा रहा है, इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है ना। ठीक है कि नहीं है? अब सुनो उसमें आगे क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, देखो द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, क्या उसका नियर पॉइंट दूर हो गया है? ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, क्या उसका नियर पॉइंट पास आ गया है? ओके, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम, क्या उसका फार पॉइंट पास आ गया है? द फार पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे, क्या उसका फार पॉइंट दूर हो गया है? ठीक है, अब जरा सोचो, उसको पास वाली चीज देखने में दिक्कत हो रही है ना, दूर वाले चीज को देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, मतलब उसके फार पॉइंट में कोई परेशानी नहीं है, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होना ही नहीं है। जो भी यहां पर लफड़ा है वो किसके साथ है? नियर पॉइंट के साथ है कि नहीं? अब सुनो, जो नॉर्मल आई होता है ना वो 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख पाता है वो, है कि नहीं? लेकिन ये बेचारा 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से नहीं देख पा रहा है वो, मतलब वो उसको दूर करोगे तब देख पाएगा, वो दूर करने के बाद देख पाएगा वो, मतलब उस हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो दूर हो गया है ना, मतलब नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 होता है, ठीक है? तो इसका नियर पॉइंट दूर हो गया होगा, मान लो 50 सेंटीमीटर हो गया होगा, 100 सेंटीमीटर हो गया होगा, ठीक है? तो इसका नियर पॉइंट रिसीड हो गया होगा, इसीलिए ये पास वाली चीज को नहीं देख पा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे।
है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल आंसर ए। चलो, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है इसके अंदर, देखो। हां, ये सवाल ध्यान देना आप लोग, यहां पर अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहां पर, ठीक है, उससे बचना है अपने को। देखो, अ प्रिज्म ABC विथ BC एज बेस, ठीक है, आपको यहां पर 4 प्रिज्म दिख रहे हैं, ठीक है, सबका बेस क्या है? BC, 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 ठीक है, ओके। नाउ इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, सही बात है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में ये चारों प्रिज्म रखे हुए हैं, ओके। अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन फिगर। ये जो आपका इंसिडेंट रेज हैं, ये एक्चुअली में व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्शन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से तीसरा कलर करस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ स्काई। मतलब इनमें से कौन से केस में डिस्पर्शन के बाद टॉप से तीसरा कलर स्काई का कलर होना चाहिए, और स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होना चाहिए। मतलब इन चारों में से कौन से केस में ऊपर से तीसरा कलर ब्लू वाला निकलना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले ओरिएंटेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग, क्या होगा कहानी, ये देखो। यहां से अगर मैं बोलूं, ये आपका निकला, आपका यहां पर ये आपका पूरा बेंड होगा, है कि नहीं? ओके, मैं इसको रेड से ना शो करके मैं कोई और कलर से शो करता हूं, ठीक है, मैं ब्लैक ले लेता हूं। देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका डिस्पर्स हो गया यहां पर, है कि नहीं? तुम बताओ, जो सबसे कम बेंडिंग होती है वो कौन होता है? रेड होता है। जो सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है वो कौन होता है? वॉयलेट होता है, ठीक है। तो अब बताओ, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये होता है वॉयलेट और ये होता है रेड। मतलब नीचे से विबग्योर बनता है कि नहीं? ओके, तो आप बताओ, यहां पर क्या हो रहा है? वॉयलेट, VIBGYOR। तो यहां पर टॉप से तीसरा कलर तो येलो है, लेकिन हमें टॉप से क्या चाहिए? तीसरा कलर ब्लू चाहिए। मतलब यह आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं यहां पर, इधर देखो ध्यान से, आप बताओ, जैसे यहां पर हिट करेगा वो डिस्पर्स होगा, मतलब 7 कलर्स में स्प्लिट होगा वो। तो सबसे कम बेंडिंग किसकी होती है? रेड की होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है? वॉयलेट की होती है, ठीक है। तो ये आपका वॉयलेट है, ये आपका रेड है, ठीक है। अब यहां पर फिर से बेंडिंग हुई है, ठीक है। तो आप बताओ, ये वाला आपका रेड है और ये आपका क्या है? वॉयलेट है। अब ऊपर वॉयलेट और नीचे रेड, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर से देखते हैं, VIBGYOR। अब आप देखो, टॉप से क्या तीसरा कलर ब्लू है? यस, जो यहां पर तीसरा कलर है वो क्या है? ब्लू है, हाँ या ना? मतलब इसमें जो बीच में बाकी के 5 कलर्स होंगे, उसमें इसके नीचे क्या होगा? आपका इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। मतलब इस केस में टॉप से तीसरा कलर आपका ब्लू होगा, और वही हमसे डिमांड कर रहा है वो, ठीक है कि नहीं है? तो ये वाला सही आपका अरेंजमेंट है, जिसमें ऊपर से तीसरा कलर ब्लू मिलेगा। तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है ना? अगर करना भी चाहते हो तो देखो, यहां पर क्या होगा?
ऐसे आएगा तो ऊपर रेड रहेगा, ठीक है। तो अगर ऊपर रेड है तो तीसरा वाला कलर क्या होता है, येलो होता है। यहां भी देखो ऊपर रेड रहेगा, ठीक है। तो इन चारों में यही वो केस है जिसमें आपका ऊपर वॉलेट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली तीसरा वाला कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर है आपका कौन सा, सेकेंड वाला, दैट इज बॉम्बे। इस ओरिएंटेशन में अपना रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे देखते हैं। चलें, नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। भाई दिन के समय जो सूरज है वो सफेद दिखता है, ऐसा क्यों, ठीक है। देखो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, या रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो मेरी बात को सुनो, दिन के समय जो सूरज है वो पास में होता है कि नहीं, एज कंपेयर टू सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। अब पास में होने की वजह से यहां पर स्कैटरिंग ज्यादा हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ज्यादा हो ही नहीं पाई, मतलब जो उसका एक्चुअल कलर है वही हमें विजिबल होगा, है कि नहीं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। तो ये आपका सिंपल आपका इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सुनो, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है, जब एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम करता है, जिसके ऊपर सन की रेज मतलब व्हाइट लाइट जब फॉल होती है तो उसका डिस्पर्शन होता है, फिर अंदर वाले सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन होता है, और फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पर 3 फिनोमिनाज होते हैं, एक होता है डिस्पर्शन पहले, फिर अंदर वाले सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और फिर बाहर निकलने के लिए रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखते हैं ये 3 चीजें कौन से ऑप्शन में है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ना, इंटरनल होना चाहिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं। टोटल इंटरनल नहीं होता, सिर्फ पूरा पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता, सिर्फ अंदर वाले सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। चलो तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल इंटरनल नहीं होता यहां पर, टीआईआर अलग चीज है आपकी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सिर्फ अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा, सी, ठीक है। और ये डी ऑप्शन पर देख लेते हैं, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ना भाई, स्कैटरिंग नहीं होती यहां पर, ठीक है। यहां पर होता है डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक है। तो ये भी आपका सिंपल इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको ये इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 6। देखो 6 में क्या बोलता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। भाई ये जो स्टार्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में ट्विंकल नहीं करते हैं, वो हमारा भ्रम है, ठीक है कि नहीं है, ये इल्यूजन है ये, ठीक है। होता क्या है, जो स्टार्स है ना वो बहुत दूर है अपने से, ठीक है। तो वहां से उसको हम एक पॉइंट सोर्स की तरह मानते हैं। तो वहां से जब रे ऑफ लाइट आती है और उसकी एंट्री जैसी एटमॉस्फेयर में होती है, तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हर एक की ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। तो कभी रे ऑफ लाइट बेंड करती है टुवर्ड, कभी अवे, ऐसा। तो उस बेंडिंग की वजह से जो स्टार का पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन जो स्टार का है, वो कभी
दूर दिखता है, कभी पास हो जाता है कि नहीं? मतलब उस स्टार का पोजीशन, मतलब उस स्टार की इमेज का पोजीशन ऊपर नीचे होते रहती है। तो स्टार का पोजीशन चेंज होने से, मतलब उसकी इमेज के पोजीशन चेंज होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है ना? तो ये ट्विंकलिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? रिफ्रैक्शन जिम्मेदार है। और कहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेयर में हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिम्मेदार है कि नहीं? देखते हैं ऑप्शन में, एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, ना ना ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, यस, है ना? डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस का मतलब क्या होगा? उनकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होता है कि नहीं? तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर लेयर के होने की वजह से आपकी रेज ऑफ लाइट की बेंडिंग होती है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, और इसी की वजह से वो स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आंसर होगा आपका बॉम्बे, बी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये। ओके, अब आगे देखते हैं, बिल्कुल आपके नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, फटाफट हो रहा है यहां पर काम। चलो देखते हैं अब क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन में। देखो, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, मतलब बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ है तो हमें ब्लू दिखता है ना, ऐसा क्यों? मेरी बात को सुनो, जो कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब वो कलर स्कैटर हुआ होगा, ठीक है, मतलब जिस कलर की स्कैटरिंग होती है वहां पर ज्यादा, वही कलर हमें विजिबल होता है कि नहीं? ठीक है, देखो, ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फेयर, ना ना ना, स्कैटरिंग होती है यहां पर, एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन एटमॉस्फेयर, भैया ये जिम्मेदार नहीं होता, है ना, आपके ब्लू कलर दिखने का। मैंने कहा ना, ब्लू कलर दिखने के लिए क्या होगा? स्कैटरिंग जिम्मेदार होगा, ठीक है। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय एटमॉस्फेयर, यस, ठीक है, वॉयलेट और ब्लू कलर जो हैं वो ज्यादा स्कैटर होते हैं एज कंपेयर टू अदर कलर्स इन व्हाइट लाइट, क्योंकि मालूम है आपको, जिस कलर की वेवलेंथ कम होती है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है कि नहीं? तो वॉयलेट और ब्लू, इनके वेवलेंथ क्या होते हैं? कम होते हैं, इसलिए इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो जो कलर ज्यादा स्कैटर होगा उसी कलर का दिखेगा ना अपन को चीज, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही। क्लियर है? पक्का? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। एयर में डिफरेंट कलर्स जो होती है लाइट, व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है, उनके प्रोपोगेशन को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक बात बताओ यार, एयर में तो सारे कलर एक ही स्पीड से मूव करते हैं ना भाई, कोई और मीडियम अगर आ जाए तो हम कहते हैं हाँ यार कि रेड की स्पीड अलग होगी, वॉयलेट की स्पीड अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, लेकिन एयर में तो सब एक साथ चलते हैं ना, तभी तो व्हाइट लाइट चलती है एयर में। ठीक है, तो अब देखते हैं, बोलता है रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, ना भाई, ठीक है, सब एक ही स्पीड से मूव करते हैं ना। ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ना ना ना। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विथ सेम स्पीड, यही तो हम आंसर ढूंढ रहे थे, ऑप्शन ढूंढ रहे थे, सबकी स्पीड सेम रहती है। ठीक है, तो यहां पर सीधे आंसर क्या होगा? सी। बाकी डी क्या बोल रहा है? येलो लाइट मूव विथ मीन स्पीड एज दैट ऑफ रेड एंड वॉयलेट, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी स्पीड सेम होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ
आगे देखते हैं हम लोग। देखो क्या बोलता है 9th क्वेश्चन में, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। सही बात है, डेंजर सिग्नल में हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं? लाल ना, क्योंकि वो हमें दूर से दिख जाता है, मालूम तुम्हें? ठीक है, देखते हैं आगे। These can be easily seen from a distance because among all other colors the red light is scattered the most by smoke or fog, या is scattered the least by smoke or fog, या is absorbed the most by smoke or fog, या move fastest in air। ठीक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या कहानी होती है, कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर। देखो, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की सातों कलर में, ठीक है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ठीक है। मैंने कहा डेंजर सिग्नल है, डेंजर सिग्नल, ठीक है, वो बहुत दूर है और वो लाल कलर है, ठीक है। जब वहां से वो लाल कलर निकलेगी तो उसकी स्कैटरिंग बहुत कम कम अमाउंट में होगी, और अगर बहुत कम कम अमाउंट में स्कैटरिंग होगी ना तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ना बेटा वो, ठीक है। तो रेड की स्कैटरिंग कम होती है, इसीलिए उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड लॉन्गर रहता है, इसीलिए हमें दूर से वो कलर दिख जाता है कि नहीं। तो लीस्ट स्कैटरिंग होती है किसकी? रेड कलर की, इसीलिए वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या होगा? लीस्ट स्कैटर्ड है रेड कलर। देखो, इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, है ना, मतलब जो भी वहां पर पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, स्मोक फॉग, उनसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है किसकी? रेड की। तो आंसर क्या होगा? बॉम्बे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से, नाउ अब क्या बोलता है 10th में, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset। सनराइज और सनसेट के समय सूरज लाल दिखता है हमें, ऐसा क्यों? यहां इसके लिए कौन सा फिनोमिना जिम्मेदार है? सिंपल, स्कैटरिंग। ठीक है, चलो, तो यहां पर डिस्पर्शन नहीं, स्कैटरिंग, यस, सीधे आंसर आ गया यहां पर, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि नहीं। होता क्या है मालूम आपको कि भैया सनसेट या सनराइज के समय, ठीक है, सन अपन से बहुत दूर रहता है, तो जो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड लाइट है वही लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, क्योंकि शुरुआत में ही वॉयलेट और ब्लू तो स्कैटर हो जाएंगे, वहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन रेड की स्कैटरिंग कम कम होती है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए हमें वो लाल दिखता है ना। तो स्कैटरिंग फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है टू सी सन एज रेडिश कलर। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। देखो ध्यान से, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। जो ब्लूइश कलर होता है सी का, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग यार, क्योंकि वही स्कैटरिंग हो रही है। द प्रेजेंस ऑफ एल्गी एंड अदर प्लांट्स फाउंड इन वाटर, ना ना ना। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ही जिम्मेदार होता है कोई भी कलर दिखना। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? सी होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्या बोलता है, व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट। ठीक है, देखो, जब लाइट रेज अपने आंखों के अंदर आती है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो जाती है? तुम्हें पता होना चाहिए ये कि जो बाहर कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, कॉर्निया जानते हो क्या होता है? जो अपना ये जो सबसे आउटसाइड में एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट एक आपका लेयर होता है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन उस कॉर्निया के थ्रू हो जाती है।
सिर्फ फाइनल फोकसिंग जो होती है ना वो अंदर आई लेंस के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्रिस्टलाइन लेंस से नहीं, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, यस, यहीं से मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है, देखो, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल, मतलब जो सिलेरी मसल होता है ना उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस को अगर बढ़ाना है, ठीक है, तो सिलेरी मसल क्या करेगा? आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम थिनर। यस, यही होता है। मेरी बात को सुनो ध्यान से, एक मिनट, तुम बताओ, अगर लेंस ऐसा है, ठीक है, मैं यहां पर दो टाइप का लेंस बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना बस आप, ये एक लेंस है और ये एक लेंस है। तुम बताओ किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा? किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा? ऑब्वियस ही बात है, इसका ज्यादा होगा ना, है कि नहीं? ये ज्यादा कर्वेचर कंप्लीट कर रहा है, ये कम कर्वेचर कंप्लीट कर रहा है, तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। मतलब फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए उसको रिलैक्स होना पड़ेगा ना सिलेरी मसल को, तब जाके आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ पाएगा। और रिलैक्स करने का मतलब वो लेंस थिन हो गया ना, थिन, है कि नहीं? अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोकल लेंथ घट जाता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ इंक्रीज कब होगा? ठीक है, जब सिलेरी मसल उस आई लेंस को रिलैक्स कर देगा, थिन कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा सीधे ए। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। देखो, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। भाई जो मायोपिया जिसको होता है ना उसको दूर का नहीं दिखता है कि नहीं? लेकिन ये बोल रहा है कि मायोपिया है उसको और उसको दूर का दिख रहा है, मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। भाई जो हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है ना उसको दूर का दिखता है, पास का उसको नहीं दिखता है। लेकिन ये बोल रहा है कि पास का दिखता है उसको अच्छे से ना। ठीक है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यस, ठीक है, जिसको मायोपिया होता है उसको पास का दिखता है। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब शॉर्ट का दिखता है उसको अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन सी इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो एक बार हम डी वाला भी चेक कर लेते हैं। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। भैया हाइपरमेट्रोपिया तो देख पाता है ना दूर का, ये बोल रहा है देख नहीं पाएगा दूर का, तो ये भी गलत स्टेटमेंट। चले, तो यहां पर अपना खत्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अगर आपको देखना है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है magnetbrains.com पे, आप जाएं, वहां पर अपना क्लास डालें, आप फिर अपना सब्जेक्ट डालें, फिर अपना चैप्टर डालें और फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक डालेंगे जो भी आपको टॉपिक देखना है, और उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, एंड बस मैं लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी से कर लें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।